बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, अच्छी खबरें हैं, मुस्बत खबरें हैं मईशत के हवाले से, और आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जिसमें हम बात करेंगे कि मईशत का पहिया एक बार फिर चल पड़ा है, और अगर मसाइल हैं तो उन मसाइल का हल क्या है। हम ना सिर्फ मसाइल पे बात करेंगे बल्कि उनके हल पर भी बात करेंगे। कौन कौन सेक्टर्स हैं जहां पर अभी मजीद काम की ज़रूरत है, हुकूमत की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ मईशत के हवाले से कैसी होनी चाहिए। ये हुकूमत जिसकी मुद्दत ख़त्म होने में अब कुछ ही वक्त रह गया है, लेकिन आगे आने वाली हुकूमतें और जो अभी हुकूमत है ये मिल के किस तरीके से आगे मुल्क के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर होते हुए मईशत के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसे बना सकती हैं। हमने देखा कि IMF के साथ जो स्टैंड बाय हमारा मुआहिदा हुआ, जिससे जरिए हमें 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो मिलने हैं, और 12 जुलाई को इसका एक अहम इजलास होना है। लेकिन जो कल फिच की रेटिंग आई है नाज़रीन, वो बड़ी ज़बरदस्त है, जिसने हमें हमारे रुपये को मुस्तहकम किया, हमारे रुपये की कदर जो है वो प्लस में कर दी है। सूरत हाल बेहतरी की जानिब बढ़ रही है, और मज़ीद बेहतरी कैसे हो सकती है और चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। इन एक्शन IMF मुआहदे के बाद मुआशी बेहतरी के असरात, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। IMF पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्जा देगा। ये मुआहदा पाकिस्तानी मईशत के लिए मजबूत साबित हुआ। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मालियाती रेटिंग अपग्रेड करके करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग CCC कर दी। यही नहीं, पाकिस्तान में दूसरे ज़राई इनकलाब के लिए कोशिशें तेज कर दी गयी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए दोस्त ममालिक ने भी हाथ बढ़ाया। चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुत्तहदा अरब अमारात ने तवानाई के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। सनतों के लिए दरकार खाम माल तेल की कीमतों में कमी और पैदावारी अमल में बेहतरी आएगी, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और बैरूनी सरमायाकारी का एतमाद बहाल हो रहा है। अमरीकी डॉलर जो मुसलसल ऊंची उड़ान भर रहा था, 300 की हद पार कर रहा था, यकदम नीचे आने लगा है। रुपया तगड़ा होने लगा है। डॉलर की कदर में कमी से पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ वक्त पहले तक मायूसी के बादल छाए थे, अब वहां तसल्ली और इत्मीनान है। सरमायाकार कारोबार में दिलचस्पी ले रहे हैं। सोना जिसने आवाम की नींदें उड़ाई थी, आए रोज तारीख की बुलंदी को छू रहा था, अब वो भी काबू में है। 2.5 लाख तक फी तोला मिलने वाला सोना अब लगभग 2 लाख में मिल रहा है। मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत ने हिम्मत न हारी, IMF से मुआहदा करके मईशत को संभाला दिया, गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा किया और मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सलमान मिर्जा आ चुके हैं। दिया है तो मैंने कहा आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। अच्छी सूरत हाल है ना, तो मेरा उधार तो देना है यार। हाँ, उधार भी वापस करना है सलमान को, और अगर आपने भी किसी से उधार लिया हो तो फौरी तौर पर चुका दीजिए, क्योंकि सूरत हाल बेहतर होने लगी है। क्यों सलमान मिर्जा? नहीं, लेकिन एक बात है कि पिछले 6 महीने में जो सूरत हाल मुल्क की मईशत के हवाले से थी, पिछले 6 महीने 8 महीने उस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल होती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आ रही है। जो डॉलर रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा था, वो डॉलर रेट काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता चला जा रहा है। जैसे कि आपने अपनी भी पैकेज जो दिखाया था उसमें सोने के रेट की आपने बात की, बिल्कुल तकरीबन 2.5 लाख रुपए फी तोला सोना मिल रहा था, और यकीन जानिए कोई एक आम इंसान नहीं खरीद सकता था। और उसके बाद अब सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतर आती जा रही है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद जुबैर साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, साबिक गवर्नर सिंध है, उनको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, हुकूमत की काविशें हैं, मईशत में बेहतरी आ रही है, आने वाले वक्तों में आवाम के लिए मजीद सहूलियात पैदा होंगी। IMF से मुआहदा भी बिला आखिर हो गया। इसहाक डार साहब ने कहा था, अभी मैं उनका रिसेंटली इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि आखिरी दिन मुआहदा हो जाएगा
उस वक्त कोई शायद उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। बट व्हाट डू यू थिंक सर, आने वाले हफ्तों में मईशत की सूरत हाल कैसी होगी सर? जाहिर सी बात है, IMF एग्रीमेंट पर पाकिस्तान की मईशत डिपेंड करती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि IMF एग्रीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान अब IMF इज बेसिकली वो एक इदारा है जिस पर तमाम इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग फ्रेंडली कंट्रीज जो है ना वो यकीन करते हैं कि एक दफा आप IMF एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर बाकी चीजें खुल जाती हैं, चाहे वो मल्टीलैटरल हो, बायलैटरल हो। तो वो आज आपने जैसे सुना होगा कि IMF एग्रीमेंट हो गया है, और उससे पहले ही सऊदी अरेबिया ने $2 बिलियन जो कि डिपेंडेंट थे कि IMF होगा तो वो रिलीज करेंगे। इसके अलावा जाहिर सी बात है पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज अपने रिजर्व पर इशू करने होंगे, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना होगा या दूसरे मल्टीलैटरल इदारे हैं उनसे फंडिंग अरेंज करनी होगी, तो वो हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं इस फिस्कल ईयर में वो इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान वो मीट ही नहीं कर सकता था, और वो जो डिफॉल्ट बातें होती थी वो इसी वजह से होती थी कि अगर वो नहीं होगा तो डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। ऊपर से आपको ये पता था कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पिछले साल लगाई गई थी, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीजें नहीं आ रही थी जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी थी, जो हमारी एक्सपोर्ट में मदद देती थी, जैसे कॉटन हो गया, दीगर चीजें। एग्जैक्टली, तो वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी हट गई हैं एज अ कंडीशन ऑफ IMF, क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब $6 बिलियन तो आज ही हो जाएंगे, फिर $1 बिलियन UAE से एक्सपेक्टेड है, 1.1 बिलियन या कुछ IMF के बोर्ड की मीटिंग के बाद इंशाल्लाह ताला 1-2 हफ्ते में। सलाब जदगान के लिए जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया था, 8 से 9 डिपेंडेंट उसी पर था। जी, ये IMF पे डिपेंडेंट था ना सर? जी, अब तो ये अगर मुआहदा हो गया तो सबका जो असर है, सबका जो असर है वो रुपए की कदर में बेहतरी है। लेकिन एक चीज है मोहम्मद जुबैर साहब, क्योंकि ये स्टैंड बाय मुआहदा है, इस दौरान एक तो आपकी हुकूमत है उसकी मुद्दत खत्म होगी, इंटर्म गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी, आप लोग ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे हैं कि इससे IMF का मुआहदा या मईशत के प्लान्स वो डिस्टर्ब ना हो, हुकूमत कोई भी आती रहे? नहीं, ये तो है, आप किसी की हुकूमत को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कदम तो नहीं लगा सकते कि वो क्या करे या क्या ना करे, वो इंडिपेंडेंट होती है बिल्कुल। और देखेंगे एक जो होता है ना ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, एक मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ जो होती है ना वो मुख्तलिफ होती, उनकी बुनियादी 2-3 वजूहात होती है। एक तो मईशत के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या है, एक दूसरी बात ये होती है कि जी फॉरेन पॉलिसी में उनकी राय मुख्तलिफ होती है, इसी वजह से तो ओपिनियन डिफरेंट होता है। तो ये कहना कि जी जो मुस्लिम लीग नवाज ने आज के मुस्लिम लीग नवाज में आपको पता है खुद भी मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार आपस में उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा था ना अवाम की बेहतरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पहले सवाल पूछा था, इस सब का जो असर होगा ना रुपए की कदर में संभाला आएगा, और उसकी वजह से जो उनका वो बेहतरी आएगी, स्टेबलाइज होगा रुपी, तो उसकी वजह से जो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम होनी शुरू होगी। और जैसे आपने देखा भी है कि जैसे ही तो वो कम होना शुरू हो गई है इन्फ्लेशन, वो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो अवाम होंगे। 38% CPI इन्फ्लेशन था, वो गिर के 29% आ गया जून के महीने में, और अगर रुपए फर्दर इम्प्रूव होता है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इधर ही रहती हैं जहाँ इस वक्त रहेंगे, पिछले 1-2 महीने से हैं, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन कम होगा, और उसका असर जो है आम अशिया पर होगा, फूड इन्फ्लेशन पर होगा, नॉन फूड इन्फ्लेशन पर होगा, और जाहिर सी बात है हुकूमत के पास एक फिस्कल स्पेस भी क्रिएट होगी जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी अवाम होंगे। जुबैर साहब, आमिर ज़ैर, ये बताइए, यकीनन उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़ी तवक्कुआत भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमने देखा कि 8-9 माह से हमारी मईशत बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी, एकदम जो है मतलब है फोकस मईशत कैसे हो गया? ठीक है, उस वक्त भी तवज्जो थी, लेकिन हम देख रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो किसी तौर काबू नहीं आ रही हैं, तो ये मुद्दा एकदम हुआ कैसे? सिर्फ IMF प्रोग्राम, लेकिन उसका साइन हो जाना खुद एक सवालिया निशान है कि हमारा जब 9th रिव्यू पूरा नहीं हो रहा था तो एकदम नया प्रोग्राम कैसे मिल गया? जी ये इम्पोर्टेंट है। जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से तो यही कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाए, क्योंकि उससे पहले जो 8th रिव्यू था जिसकी बुनियाद पर सितंबर के फर्स्ट वीक में जो IMF की ट्रांच थी $1.1 बिलियन तकरीबन, वो मिल भी गई थी, और उसके बाद फिर हम दूसरे
मुश्किलात में चले गए IMF के साथ नेगोशिएशन के हवाले से। लेकिन डार साहब जब आए थे तो डार साहब के पास एक पीछे एक्सपीरियंस था IMF के साथ डील करने का और फाइनेंस मिनिस्ट्री को रन करने का। उनकी एक कोशिश थी जो उन्होंने पहले उसमें फेज में एफर्ट किया, और वो ये था कि जो हमारे इंटरनेशनल जो दोस्त ममालिक हैं उनसे अगर हम डॉलर्स रेज कर सके तो फिर हम IMF को, तो ये नहीं कि इरादा था कि IMF पर वापस नहीं जाएंगे, बट हमारी जो नेगोशिएटिंग पावर होगी IMF के साथ वो बेहतर हो जाएगी। जाहिर है अगर पाकिस्तान की रिजर्व की पोजीशन इतनी डेस्परेट ना हो तो फिर आपकी नेगोशिएशन फिर ज्यादा, आपको वो मुश्किल जो फैसले होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं जो IMF फोर्स करता है, फिर आपको नेगोशिएट करके आप थोड़ा सा उसको हल्का करवा सकते हैं। लेकिन वो कोशिश जो थी वो फिर जाहिर है तमाम दोस्त ममालिक ने उससे रिलेट कर दिया कि जी आप IMF करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। तो ऑब्वियसली वी आर बैक टू स्क्वायर वन, और आपको पता है कि जनवरी 29 को इस साल दोबारा IMF के साथ बातचीत शुरू हुई थी और फरवरी 9 को वो फेज खत्म हुआ था और IMF की टीम चली गई थी और एक्सपेक्टेड था कि ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मुल्क की माशी सूरत हाल का जिक्र करते हैं जिसमें बेहतरी आती जा रही है। पिछले 8-9 महीने से जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो अब जो बादल थे गैर यकीनी के वो छटते चले जा रहे हैं और सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो आने वाले हालात हैं वो बेहतर से बेहतर हों और उसके लिए काविशें कोशिशें भी जारी हैं। हमने देखा जनाब सुमैया कि डॉलर रेट में कमी आई है, वैसे डॉलर रेट आ ही नहीं रहा था, पकड़ में ही नहीं आ रहा था, या आप सोने की रेट की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर मलिक दोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया, आमिर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ीशान मर्चेंट साहब ने भी जो ज्वाइन कर लिया, ज़रा उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ज़ीशान साहब ये बताइएगा सर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए क्या इकदाम आप तजवीज़ करते हैं या सोच रहे हैं कि इकदाम उठाएंगे तो मजीद बेहतरी आ सकती है? ज़ीशान साहब मेरी आवाज आ रही है? गालिबन ज़ीशान मर्चेंट साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। हम मलिक बोस्तान साहब से जब तक बात करते हैं। मलिक साहब, आप पहले भी कई बार प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके कि डॉलर मज़ीद कम होगा, डॉलर का रेट कम होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो स्टैंड बाय मुआहदा है, लोग ये बात कर रहे हैं कि ये भी एक स्टैंड बाय सूरत हाल है, यानी कि ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है कि डॉलर रेट कम होगा। अभी कम हो रहा है लेकिन फिर डॉलर बहुत बढ़ेगा। अभी तो फ़िलहाल लोग डॉलर दे रहे हैं जिन्होंने शायद घरों में या वैसे सेव किए हुए थे। आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं, कहाँ तक जाएगा डॉलर? देखो डॉलर ने जाना, पहला इसका लेवल है वही है 270 और 270 के बाद 250 है, और ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, सब ने पढ़ा भी है, सुना भी है, और बड़ी उन्होंने कहा रुपया बहुत अंडर वैल्यू है, इसकी रियल वैल्यू 245 रुपये है और फिलहाल 245 है, उसके बाद 200 है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपये जब बढ़ते हैं तो बड़े, कोई नहीं कहते कि क्यों बढ़े, और जब घटता है तो सारे तबसरे करते हैं क्यों घट रहा है, ये तो टेम्परेरी है। मतलब हमें अपने भी कॉन्फिडेंस नहीं, ना अपने रुपये पे, ना अपने आप पे, ना अपने मुल्क पे। ये बहुत ही यानी कि अफसोसनाक बात है। जब आप उम्मीद ही नहीं करेंगे तो अल्लाह कहता है मेरे से जैसा गुमान करोगे मैं वैसे ही उसका सिला दूंगा। अच्छा गुमान करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जी बुस्तान साहब ये फरमाइएगा कि लोग जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कि सप्लाई और डिमांड पर होता है ना, डॉलर की कीमत जो होती है। अब जो पाकिस्तान ने दरामदाद पे से पाबंदी उठाई है, मजीद रिलैक्स करेंगे तो यकीनन डॉलर डिमांड जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। तो बहुत सारे जो मार्केट बड़ा क्लोजली देखते हैं उनका प्रेडिक्शन ये है कि जनाब दोबारा से रुपया अंडर प्रेशर आएगा, मजीद दबाव का शिकार होगा। फ़ौरन नहीं हुआ तो चंद हफ्ते के बाद होगा। जनाब जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरी सप्लाई का बंदोबस्त किया है और आप सब लोगों ने पढ़ा भी है। ये वक्ती तौर पे मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ने गैर एलानिया जो इम्पोर्ट पाबंदी लगाई हुई थी उसको IMF माहदे के बाद ख़त्म कर दी है। 6,000 कंटेनर जो खड़े थे पिछले 1.5 साल से, उनकी पेमेंट हो रही है $4 अरब में, बहुत बड़ी पेमेंट है, और उनको अलाउ कर दिए बैंकों को कि आप स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, आपके पास जितने डॉलर हैं इतने डॉलर आप ज़रूर दें, इजाज़त दे के पाँव फैलाएँ। पहले कमर्शियल बैंक क्या करते थे, स्पेकुलेशन बहुत करते थे, बग़ैर ख़रीदे के वो सोल्ड कर देते थे, ओवर सोल्ड कहते हैं इसको, फॉरवर्ड सेल कर देते थे। तो ये सट्टेबाजी में ही आते हैं और उन्होंने $9 अरब हथा लिए पिछले कई सालों में।
और इसी तरह बहाने बना बना के वो बगैर एलसीओं के कंटेनर मंगवा के खड़े कर देते थे। अब उसने स्टेट बैंक ने पाबंदी लगा दी है, भाई गवर्नमेंट आपको कोई डॉलर नहीं देगी, आप अपने डॉलर इस्तेमाल करें, इतनी एलसीओं खोलें। तो यही बैंकिंग लोग तो कह रहे डॉलर है ही नहीं, हम जा रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो डॉलर नहीं डॉलर देखो, डॉलर आपके स्टेट बैंक देखो स्टेट बैंक के रिजर्व 3 अरब डॉलर के करीब थे, आज अल्लाह का शुक्र है 7 अरब डॉलर हो गए। 2 अरब डॉलर आज सऊदीया ने भी दे दिए और 4 अरब कुछ बैंकों के पड़े हैं। इस तरह 6 अरब डॉलर अभी कल अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मायदा हो जाएगा एग्जीक्यूटिव लेवल का, तो 1.1 बिलियन और 3 बिलियन डॉलर लग आने पाकिस्तान के। 6 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, इस्लामी बैंक तीन किस्तों में मिलेंगे ना। 8 अरब डॉलर की जो आप बात कर रहे हैं कल 12 तारीख है पहली शायद मुआहदे के बाद पहली, लेकिन अभी जो डॉलर की रेट में कमी और रुपया मुस्तहकम हो रहा है, अक्सर लोग ये बात करें जिसका आपने जिक्र भी किया, जो सट्टेबाजी हो रही थी, जखीरा अंदोज थे, उनको लगा कि जनाब IMF से मुआहदा हो गया, डॉलर आ जाएंगे तो डॉलर की रेट कम होंगे, वो डॉलर मार्केट में आया, इस वजह से रुपए थोड़ा तगड़ा हुआ है, ऐसा ही है। देखो हमने सट्टेबाजों को और एक्सपोर्टरों को तंबीह की थी कि डॉलर का रेट जब 315 था तो मैंने कहा ये तो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 290 और 270 होगा, तो आपके सामने आया है, आज भी 278 पे खड़ा है। तो कोई ये 270 के बाद ये हम लोगों ने जो है, क्योंकि हुकूमत ने 6000 कंटेनरों की पेमेंट की इजाज़त दे दी है, तो वो डिमांड है, और 4 अरब डॉलर की कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जो ही डिमांड कम होगी डॉलर ने वापस 250 पे जाने ही जाना है। और जो हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक कौंसिल बनाई फैसिलिटेशन, ये 112 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है और इस पर सीरियसली अमल हो चुका है और पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है तमाम स्टेक होल्डर की, और सऊदीया ने 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट के फौरी तौर पर वादा भी कर लिया है, और इसमें तकरीबन 44 लाख एकड़ ज़मीन जो है एक्वायर कर ली गई है, और उसके जो है पूरा सिस्टम बना दिया गया। और जो GH के जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डिपार्ट है, एक जनरल साहब है और ब्रिगेडियर है, उनके हवाले कर दिए गए। 1960 में भी ये अमल हुआ था और पाकिस्तान ने इसमें सब्ज़ इनकलाब का नारा लगाया था और पाकिस्तान की GDP भी बढ़ी थी, अब भी ऐसे ही होगा। और इस तरह सेकंड फेज़ में CPEC का मनसूबा किसी वक्त भी हो सकता है 60 अरब डॉलर का। इस तरह हुकूमत ने ईरान से स्मगलिंग रोकने के लिए, जो आपको पता है, हर बंदे को पता है, ईरान की चीज़ें खासकर तेल में बहुत ज़्यादा मुनाफा था, लोग स्मगलिंग करके ला रहे थे और डॉलर उनको पे कर रहे थे, उसको उन्होंने बॉन्डेड वेयर हाउस की इजाज़त दे दी, पाकिस्तानी रुपये में वो लोग करेंगे बाइंग सेलिंग। तो ये बहुत अच्छा बड़ा इकदाम है। 1.5 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ से बचे, तो डिमांड को कम किया गया। ये पिछली डिमांड है, इसको मीट होएगी और डॉलर ने आपको अलग शुगर आज 2 अरब डॉलर सऊदीया ने दिए हैं। देखो इंटर बैंक में भी डॉलर 4 पे गिरा है, फ्री मार्केट में भी गिरा है, और आगे कल मायदा हो जाते हैं और फंड आ जाते हैं, तो ये ना 270 को तोड़ के वापस जाना है 250 तक। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि सूरत हाल होगी, चलें होपफुली कि ऐसा ही हो। अच्छा, टैक्सेस की अगर बात करें शान साहब, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अभी मज़ीद ज़ाहिर है वो लगे हैं, लगने भी हैं IMF के मुआहदे के तहत। हुकूमत किस तरीके से इन चीज़ों को आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सूरत हाल में लेके जाएगी, जिससे हम टैक्स इस्लाहात को भी शामिल कर लें? आपको लगता है कि वो कितना ज़रूरी है और हो भी पाएंगी? देखिए टैक्स के बगैर तो कोई भी कौम नहीं। एक बड़ा जो हदफ और टारगेट है जो 9415 अरब का जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और ये एक आसान टास्क नहीं होगा। यकीनन कुछ टैक्स के रेट्स को इस साल बढ़ाया गया है, जैसे कि सेल्स टैक्स हम पिछले साल ही 17 से 18% कर दिया था। अब इसी तरीके से जो अनरजिस्टर्ड बायर होता है वो जो फर्दर टैक्स पे करता है वो अब 3 से 4% कर दिया गया है। तो जो अगर सेल्स टैक्स में अब रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको वो गुड्स जो है वो 22% पे मिलेंगी। तो यकीनन टैक्स का रेट तो बढ़ाया गया जिससे आपका इजाफा होता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही जो दूसरे इकदाम हैं, जैसे आपने कहा कि टैक्स पॉलिसी को और जो टैक्स प्लानिंग को ठीक करना होगा, क्योंकि आने वाला साल जो है उसमें हमने जो अपना टारगेट बेस किया है वो 3.5% ग्रोथ के ऊपर बेस किया है। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग और लोकल सेक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा और आपके इकोनॉमी के जो एक मेजर चंक है वो परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक ये टैक्स का हदफ हासिल करना जो है मुश्किल है। अलबत्ता इन सब में एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है कि चूंकि इंपोर्ट के ऊपर से अब जो है वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया गया है, तो हमारा जो मेजर कलेक्शन होता है टैक्स का, कस्टम ड्यूटीज का और सेल्स टैक्स का, वो इंपोर्ट का होता है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हो गई है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम है लेकिन हमारी जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो अब चूंकि कुछ डॉलर की कीमत नीचे आने का भी एक ऐसा
इंडिया नजर आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि जो डॉलर है, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो कुछ मजबूत हो और डॉलर का जो पाकिस्तान का पैरिटी है वो कुछ स्टेबल हो जाए। अगर तो स्टेबल हो जाता है तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने के बाद जो है कुछ महंगाई में कमी होती हुई नजर आएगी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है एक गरीब आदमी को मिलता हुआ नजर आएगा और उसकी जिंदगी जो है कुछ बेहतर होती हुई नजर आना शुरू हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजों का इन्हिसार ये है कि डॉलर मुस्तहकम रहता है, वो इससे नीचे तो जाए, ऊपर ना बढ़े। अगर इससे ऊपर नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, चूंकि हम तकरीबन हमारा इंपोर्ट का जो टोटल जो इंपोर्ट हम करते हैं उसका 40 से 42% जो है वो फ्यूल, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमें कमी होती हुई नजर आएगी। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी वैसे ही आपका पर बैरल ऑयल जो है वो काफी कम है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन आने वाले कुछ दिनों में अगर ये चीजों को इसी तरह से स्टेबलाइज रहती है तो एक चेंज नजर आएगा, इन्फ्लेशन में कमी होती हुई नजर आएगी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी, और यकीनन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर आएगा। मतलब तो ये जो एक विंडो आप बता रहे हैं, ये कितना अर्सा आपको लगता है इसमें होगा? मैं समझता हूँ कि अगर ये प्राइस स्टेबिलिटी रही तो मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट आना शुरू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग में जो एक मेजर कंपोनेंट होता है वो ऑयल की कंजम्पशन का है, यकीनन ट्रांसपोर्टेशन में ऑयल की कंजम्पशन का है। तो अगर फ्यूल की कॉस्ट कम होती है तो आपकी हर चीज की कॉस्ट पे उसका इम्पैक्ट आता है, ना सिर्फ आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट बल्कि आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट है उसमें भी फर्क नजर आएगा आपको। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में अगर ये इस्तेकामत के साथ चीजें चलती रही तो कुछ दिन जरूर अच्छे नजर आएंगे। अलबत्ता जैसे ये बात भी है हमें कि हमें $4 बिलियन जुलाई से दिसंबर तक में वापस करने, जो कि रोल ओवर नहीं होने। तो यकीनन अगर हमारे पास रिजर्व्स आज कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो इसकी डिप्लीशन भी होगी आने वाले कुछ महीनों में। इस वक्त जरूरत मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस जो होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए कि जो हमारी रोल ओवर वाली लोन्स हैं, जिसको हम रोल ओवर लोन्स कहते हैं, उसकी जो मियाद है या जो उसकी लिमिट्स हैं उसको सेट करना चाहिए, साल या 2 साल तक उसको स्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर हम ये कर लेते हैं तो इमीडिएटली पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पे जो है हम कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ जब आपकी मईशत दोबारा से चलने लगेगी तो ये जो टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ 9,415 बिलियन का है, ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। ज़िशान साहब पॉइंट एक है। अच्छा मलिक साहब, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए जो सवालात आपसे कर रहे हैं कि ज़ाहिर वो एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि आगे जाके ज़ाहिर एक और हुकूमत आनी है इस नौमा में, 3 हुकूमतों ने IMF से मुआहदा करना है, फिर उसमें डॉलर रेट भी देखना है डिमांड और सप्लाई के लिहाज से। आपने कहा कि 245 और 200, ये कब तक आप देख रहे हैं कि हो जाएगा? जी मलिक साहब। जी जी, मुझे सवाल किया। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या दोबारा प्लीज रिपीट करें? मैं मलिक साहब, ये 245 और 200 तक कब तक आता देख रहे हैं आप डॉलर को? ये इंशाल्लाह अगले 3 महीने में आ जाएगा, क्योंकि सारे इनफ्लो आ जाने हैं और ये कल का बड़ा मसला पहाड़ है जो कि सर करना है, वो इंशाल्लाह कल हो जाएगा। कोई अब रुकावट बाकी नहीं। तमाम सियासी जमातों से भी मिली है, सब ने यक ज़बान होकर कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भी मायदा है हम उसको ऑनर करेंगे, चाहे जिसकी भी हुकूमत है। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर थी। तो अब कल साइन हो जाते हैं तो फिर इनफ्लो आएंगे तो इंशाल्लाह डॉलर का देखो, डॉलर लोगों के पास बेहिसाब पड़ा है। $6 अरब सिर्फ एक्सपोर्टरों ने बार अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स उम्मीद पे रोकी हुई थी कि डॉलर का रेट शायद 300 से बढ़ के 400 हो जाएगा, तो उनकी उम्मीदों में तो पानी फिर गया। कोई बढ़ना नहीं, नीचे आना है। और इसी तरह जो 3 महीने आप कह रहे हैं, 2 महीने इन्फ्लेशन कम होने के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें हैं भाई। बिल्कुल। हमारे साथ मलिक बोसान मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जो ज़ीशान मर्चेंट भी मौजूद थे। IMF से ज़ाहिर वो पैसे मिलेंगे और किस्त मिलेगी, लेकिन इस सूरत हाल में जो हमने निगोशिएट किया और आगे आने वाली हुकूमतें इसको सस्टेन कैसे करेंगी? आपने रिफॉर्म्स की बात की, तो ये रिफॉर्म्स कर पाएंगे कि हम आगे जाके चीज़ों को फिर मईशत के वाले से वो डिस्टर्ब ना हो? बिल्कुल भी। जी शुक्रिया। ये IMF का माहिदा तो इंतहाई जरूरी था, इसके बगैर तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था।
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि IMF का मुआहदा जरूरी था। और आपने देखा कि जैसे ही मुआहदा हुआ तो उससे बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, इन्फ्लेशन का भी नंबर कम हो रहा है, रुपया भी बेहतर हुआ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जो दूसरी बात आपकी है वो बहुत ही ज्यादा अहम है कि क्या रिफॉर्म्स हमें कर पाएंगे। तो मेरा ये जवाब है बहन कि हम बहुत मरतबा इस चीज में मायूस हुए हैं मुख्तलिफ हुकूमतों से जो रिफॉर्म्स नहीं कर पाई हैं, लेकिन अब हमारे पास शायद गलती की इतनी गुंजाइश नहीं है। तो मेरी इस्तदा भी है हुक्मरान से और मेरी ख्वाहिश भी है और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह अब हम रिफॉर्म्स कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अगर रिफॉर्म्स कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, ये आपने मिफ्ता साहब बड़ी अच्छी बात की कि जी मतलब गलती नहीं है, यकीनन गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। आपका एक वसी तजर्बा है चीज़ों को देखने का, मईशत को देखने का। पहला IMF का प्रोग्राम है जिस पे अमल 3 हुकूमतों ने करना है। इस ये जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसको पहली किस्त मिलेगी, फिर कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को मिलेगी और फिर जाकर मिलेगी नई हुकूमत को। इस तरह से अमल करना या ये ज़्यादा बेहतर है जिस तरह से स्ट्रक्चर किया है? नहीं आमिर साहब, आप समझते हैं ना कि ये बात तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल है कि इस हुकूमत में जो भी एक महीना जो इसका रह गया उस पर ये थोड़ा सा अमल दरामद करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिए हैं। अभी कुछ और मजीद फैसले बाकी हैं जिसका मेरे ख्याल से ये IMF से बात हो गई है, जिसमें बिजली और गैस की कीमतों में तब्दीली है। शायद ये करें या फिर आगे केयरटेकर करें। उसके बाद जुलाई से सितंबर का जो बजट के नंबर्स होंगे और जो दीगर नंबर्स होंगे उसको IMF जज करेगी। अक्टूबर के एंड तक, नवंबर तक जब आपके इलेक्शन भी खड़े होंगे तो वो दूसरा रिव्यू जो है वो पहला रिव्यू जो है वो ये हुकूमत और केयरटेकर मिलके करवा रहे होंगे, आधा वक्त इन्होंने किया होगा। और फिर जो नई हुकूमत आती है उसको न सिर्फ ये प्रोग्राम पे चलना होगा बल्कि फिर फौरन दूसरे एक IMF प्रोग्राम पे जाना होगा जो 3 साल का प्रोग्राम है, क्योंकि वो भी एकदम लाजिम है हमारे लिए। तो बिल्कुल चैलेंजिंग सिचुएशन, बिल्कुल चैलेंजिंग है। अच्छा, इसमें ये बात मतलब जो हमारे मेरे ख्याल में सामीन जो हैं देखने वाले वो समझना चाहेंगे कि दोनों IMF के प्रोग्राम में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी और जो हमें स्टैंड बाय मिला है, क्या बुनियादी फ़र्क है मतलब है इसके अंदर शराइत के एतबार से? जी, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो था वो एक 3 साल का प्रोग्राम था जिसको मैंने फिर 4 साल करवाया और उसमें डॉलर्स की मिक़दार बढ़ा दी थी, तो वो $1 बिलियन और होते, बस उसके $2.5 बिलियन लेना बाकी थे जो ये हुकूमत उस वक्त डार साहब नाकाम रहे प्रोग्राम करने में अक्टूबर में लास्ट ईयर। और फिर जब इस बार वज़ीर आज़म ने खुद ये अपना बेड़ा संभाला और खुद जाके नेगोशिएट किया तो इन्होंने वही जो प्रोग्राम था 2.6 बिलियन जो वहाँ बचते थे उसमें 500 मिलियन ऐड करवा के 3 बिलियन का एक नया 9 महीने का प्रोग्राम। ये एक स्टैंड बाय प्रोग्राम है, इसमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स की बात नहीं है। इसमें ये जो आपने कर दिया सो कर लिया, ये क्विकली आपको 9 महीने में इतने पैसे देंगे इससे आप खड़े हो सकें। आपको आज पता है कि आज अच्छी जो नवीद है वो कि $2 बिलियन आपको सऊदी अरब से भी पहुंचे हैं। इंशाल्लाह अगले 1 आध दिन 2 दिन में UAE से भी $1 बिलियन आ जाएगा, तो बहुत बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और लेकिन ये आपको एक इन्होंने सांस लेने का वक्त दिया है कि चलो तुम थोड़ा सा सांस ले लो और अब तुमको मजीद ये सफर तय करना है, तो इसके लिए हमने आपको ये मदद। अच्छा, अब जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है इसके हवाले से कौन सी जो इस्लाहात हैं वो तरजीही बुनियादों पे करनी पड़ेंगी आपको 9 माह के मुख्तसर अरसे में? देखिए, ज्यादा इस्लाहात तो हम बजट से पहले भी कर चुके थे। बजट के बाद आपने देखा कि जब ये जो फौरनी बजट में चेंजेस लाए, वज़ीर आज़म साहब ने बात करी IMF की एमपी से, तो एक $250 अरब का कुछ $250 अरब रुपए का कुछ नया टैक्स लगा, 80 बिलियन का खर्चा कम करने का कहा। कहा ये नहीं पता है, तो छोटी छोटी असलाहत थी, कुछ ईगो के मसले थे जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा था, जो वज़ीर आज़म साहब ने ये अबूर कर दिए। अब जो चीजें रह गई हैं जो मुझे पता है उसमें खास तौर पर जो है वो आपके इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है, करेंसी के ऊपर अब मजीद वो ना करना है, आगे पीछे डॉलर को मैनिपुलेट नहीं करना है और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाने और गैस और बिजली की प्राइसेस में चेंज करना है। बिजली की प्राइस इनफैक्ट काफी बढ़ेगी। बिल्कुल, उसका अंदाज़ा यही है। अच्छा, आपके दौर में बड़ा अच्छा 7th और 8th रिव्यू जैसे सब हम कह रहे हैं कि जी मुकम्मल हो गया था, पैसे भी मिल गए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 9th रिव्यू में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा? आमिर भाई देखें, 8th रिव्यू जो 7th और 8th हमने साथ किया था बजट पे जी, तो 9th रिव्यू में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पहले 3 महीने में हम बहुत ज्यादा ऑफ नहीं थे, तकरीबन वहीं पे थे, थोड़ी बहुत चीजें करके हम 9th रिव्यू कर सकते थे।
लेकिन जब डार साहब आए तो उन्होंने, आपको पता है कि रुपए को 229 रुपए पर ला के रख दिया और फिर इम्पोर्ट पे बड़ी होलसेल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और बहुत सारे बयान देख दिए कि मैं IMF की आंखों में आंखें डालूंगा और आई डोंट केयर अबाउट IMF। वो जो और फिर वो जो उजाहर है कि ये बातें होती हैं, इसके साथ एटीट्यूड भी एक होता है कि IMF से आप वो कोऑपरेशन नहीं कर रहे, मतलब छोटे मोटे आपने एप्टेमा को एक सब्सिडी दे दी जो कि मैं फंड करके दे रहा था कि पहले टैक्स बढ़ा रहा था उसके बाद दे रहा था, छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन हर किस्म से आप समझ लीजिए कि एक पेट्रोल के अंदर वगैरह प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा आपने हर जगह पे कोशिश की कि आप IMF को नीचा दिखा सकें, तो वो उसकी वजह से वो चीज़ मुश्किल हो गई। अच्छा, एक बड़ा आखिरी सवाल के जो सिंबलिज्म बड़ा अहमियत होती है इस चीज़ की ना, हमेशा जब IMF प्रोग्राम निगोशिएट करते थे तो हमारे वज़ीर ख़जाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते हैं उसके ऊपर जो मुआहिदा होते हैं। इस मरतबा मतलब है कि वज़ीर आज़म को कूदना पड़ा बीच में, इस मरतबा मतलब आर्मी चीफ का किरदार बना है इस चीज़ में, तो ये बिला वजह डाउनग्रेड नहीं कर दिया आप लोगों ने? मतलब अपनी निगोसिएशन का जो मतलब है पाकिस्तान का वो हुआ करता था कि जी जो काम फाइनेंस मिनिस्टर के करने का तो उसके लिए वज़ीर आज़म को जो है हरकत में आना पड़ा। जी, अब फाइनेंस मिनिस्टर अगर नहीं कर पा रहे थे, उनके पास वो क्लैरिटी नहीं थी IMF की किस शिद्दत से जरूरत है, और आपने देखा कि रुपया भी उससे बेहतर हुआ है, उससे दूसरी चीजें भी बेहतर हुई, लेकिन अगर उनके पास ये क्लैरिटी नहीं थी कि IMF कितना जरूरी है या उनके पास वो विलिंगनेस नहीं थी कि IMF से बात करें, तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होने देते? जाहिर है, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि किरदार बनता था बिल्कुल उनका। सही किया कि ये काम खुद कर लिया ताकि खुदा न खास्ता कोई मुस्लिम लीग नून के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर बड़ी लंबी ये मुश्किल आ जाती है अगर हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ। अच्छा, आपने पाकिस्तान को एक मुख्तसर विंडो मिली है, अगर मैं कहूँ कि जाते जाते आप हमें ये बताते जाएं कि अगले 3 माह में ओवरव्यू क्या देख रहे हैं आप? क्या आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन में कमी होगी, रुपया जो है स्टेबल होगा, क्या क्या आपकी वो है प्रिडिक्शन क्या है? इन्फ्लेशन में जो कमी बिल्कुल नजर आ रही है क्योंकि एक बेस इफेक्ट था, जो प्राइसेस बढ़ाई थी, तो इन्फ्लेशन में कमी है। आप देखें कि पेट्रोल की कीमत जो बैरुल अक़वामी मंडी में $105 थी जब मैं वजीर था, तो आज वो $70 है। बिल्कुल पेट्रोल डीजल में अपने इन्फ्लेशन में कमी आएगी, इस पर तो आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। इन्फ्लेशन में कमी आएगी तो फिर अब आगे चल के 4-6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट में कमी आ सकती है, जिससे कि थोड़ी सी आपकी इंडस्ट्री को आसानी होगी। ये 2 चीजें जो नजर आ रही हैं। रुपए की स्टेबिलिटी का मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत स्टेबल होगी तो रुपया अक्कासी करता है हमारी मईशत की स्टेबिलिटी। तो अगर मईशत स्टेबल हो रही है तो रुपया स्टेबल होगा, और मुझे लगता है कि अगर हम रुपए के ऊपर ऑब्सेस करना छोड़ दें तो रुपया खुद ब खुद जो है अपनी सही वैल्यू लेकर आ जाएगा और स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर हम ज्यादा रुपए को ऑब्सेस करेंगे तो फंस जाएगा। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपका बहुत शुक्रिया। IMF से मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट और मजमूई माशी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी और सरमायाकारों का एतमाद किस हद तक बहाल हुआ है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद, जो कि इस वक्त है डायरेक्टर स्टॉक मार्केट MH चुनाव के हमरा मौजूद। पाकिस्तान की मईशत सबसे बड़ा मसला है और उसके लिए IMF के साथ एग्रीमेंट तो हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन है खासी पॉजिटिव है। मेरे साथ डायरेक्टर मौजूद है अहमद चुनाई साहब, उनसे हम बात करेंगे ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर। अहमद साहब, किस तरह देखते हैं, एग्रीमेंट तो हो गया है, खासी जद्दोजहद के बाद हुआ है, अब किस तरह देख रहे हैं मार्केट सूरत हाल ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ IMF के साथ एग्रीमेंट जो है वो खुशाइंद है, इसलिए नहीं कि हमें खुशी के शादियाने बजाने हैं कि जो हमें लोन मिल गया, इसलिए कि पाकिस्तान की इकनॉमी को जो एक सपोर्ट की ज़रूरत थी वो सपोर्ट मिल गई, और जब वो सपोर्ट आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि दूसरे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। बहुत सारे डोनर एजेंसीज़ जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान को डोनेशन दी थी, वो भी सारा सब्जेक्ट टू था कि हमारा IMF का एग्रीमेंट हो जाता है। मैं समझता हूँ IMF का एग्रीमेंट खुशहाल इसलिए होता है कि उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो IMF हमेशा लाता है। IMF सब्सिडी से मना करता है, IMF गैर ज़रूरी एक्सपेंडिचर से मना करता है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास भी एक चेक एंड बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है, और इसकी वजह से हमारी इकनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान तबाह हो गया, डिफ़ॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, पाकिस्तान में पैसे मत रखो, आज वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज सुबह की एक ख़बर जिसमें फिंच की जो रेटिंग है वो CCC हमारी हो गई है, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बूस्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स
इन्वेस्टर्स के लिए। आप पिछले दिनों देखें कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स थे उनकी भी जो है वैल्यूएशन बढ़नी शुरू हो गई पिछले 2 हफ्ते के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम आज भी बड़े क्रिटिकल हैं, जिसमें सुपर टैक्स की भी बात है, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम पे भी टैक्स की बात है। देखिए ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस के फ़्लो को हर्ट करती हैं और इसमें वही बात आती है कि जो टैक्स देता है उसी से आप ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। नए टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं वो तलाश करने की बात नहीं होती, नए टैक्स एंटीएन होल्डर्स जो हैं वो सामने लाए नहीं जाते और हम नॉन फाइलर और फाइलर की जो तमीज़ या उसमें जो तमीज़ करते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया में एक ही काम होता है फाइलर, नॉन फाइलर कहीं नहीं होता। आज हमने नॉन फाइलर देकर ये साबित कर दिया है कि हमने एक ख़ास तबके को जो है उस टैक्स नेट से निकालने की बात की है। गो कि वो किसी मौके पर टैक्स ज़्यादा देते हैं लेकिन वो 50-60% के करीब टैक्स नहीं देते और वो 10-20% टैक्स दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो ये कफील जो कि इस वक्त डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अहमद शनाई के हमरा मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। आगे बढ़ेंगे, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ ही हैं, मोहम्मद सुहेल साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माइशत हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। आप किस तरह से देखते हैं पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली इकॉनमी के हवाले से आ रही है, ये जो हमारा कल इजलास होगा IMF के साथ और हमें 1.2 बिलियन मिल भी जाएंगे, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी आप हुकूमत की किस तरह देखते हैं कि वो वाकईतन मईशत को उस तरीके से चला पाएंगे जबकि उनके पास वक्त कम है और आगे फिर केयर टेकर्स आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अव्वल तो ये कि जितना परसेप्शन इकोनॉमी का बुरा था शायद इकोनॉमी की हालत उतनी बुरी नहीं थी। अच्छा। इस वजह से जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वो शायद लोगों को ताजुब खेज लग रही हैं। दूसरी जानिब जो IMF का जो लोन अप्रूव हुआ है उसमें 2 चीज़ें बड़ी डिफरेंट थी। एक तो इन्होंने साइज़ भी बढ़ा दिया और 9 महीने टेन्योर बढ़ा दिया, यानी तीनों हुकूमत में ये एक किस्त मिलेगी। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि रेटिंग जो है वो भी फिच ने बहुत जल्दी हमारे हिसाब से अपग्रेड कर दी। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने भी IMF के बोर्ड अप्रूवल से पहले ही पैसे रिलीज़ कर दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लेजेंट सरप्राइज़ कर लें या मेरे लिए तो तीनों चीज़ें तवक्कुआत से बेहतर हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये हुकूमत कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, मेरे ख्याल में ये हुकूमत का तो जो काम था वो कर चुकी, क्योंकि उनको पहली किस्त जो थी इस हुकूमत को मिलनी थी जो कल या परसों अप्रूव हो जाएगी। अब तो चैलेंज जो किस्त है वो रिव्यू होगा कोई अक्टूबर-नवंबर में जब केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, और फिर तीसरा टेस्ट होगा जब नई हुकूमत है आएगी और फरवरी-मार्च में जो फाइनल रिव्यू होगा। तो मेरे ख्याल में तो इस हुकूमत का काफ़ी हद तक जो काम था IMF से रिलेटेड उन्होंने कर दिया है और अब सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी केयरटेकर हुकूमत पर होगी। लेकिन आपने कहा ना ये केयरटेकर हुकूमत आएगी, फिर जाहिर सी बात है उसके ये एक इकोनॉमी के हवाले से एक चार्टर्ड बनाया जाएगा जिस पर ये भी अमल करेंगे, केयरटेकर भी अमल करेगी, और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं और नई हुकूमत आती है, क्योंकि आपने कहा कि हर दफ़ा IMF की रकम आने से पहले जायज़ा होगा, तो ये तमाम चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं। ये IMF का टिपिकल प्रोग्राम है, हर दफ़ा रिव्यू होता है। जो पिछला प्रोग्राम 9th रिव्यू में मुनक़ता हो गया था, इससे सामने इसके भी रिव्यूज़ होंगे। जो केयरटेकर हुकूमत है उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा और जो अगली हुकूमत है उसको भी करना पड़ेगा। और बज़ाहिर होता ये रहा है जिस तरह पिछली हुकूमत ने और या इस हुकूमत ने जो ताख़ीर की IMF के कंडीशंस मीट करने में, उनके पॉलिटिकल मकासद थे। एक तो पॉलिटिकल नॉइज़ था, अपोजिशन और हुकूमत में रस्साकुशी थी, फिर इलेक्शन आने वाले थे, बट अभी ऐसा कोई ना वो पॉलिटिकल नॉइज़ है ना हुकूमत अगली जो केयरटेकर हुकूमत को इलेक्शन। तो आपको लगता है कि वो भी अब सब ठीक रहेगा? अच्छा आमिर साहब, यही सवाल मैं आपसे करूं कि क्योंकि एक जायज़ा नवंबर में है, फिर दूसरा फरवरी 2024 में है, उस वक्त ज़ाहिर केयरटेकर के बाद फिर डेफिनेटली अगर इलेक्शंस हो गए इस साल तो फिर दूसरी हुकूमत आ जाएगी। लेकिन कुछ जो माहिर मुआशियात हैं वो ये कहते हैं कि कोई ऐसी कानून साजी हुकूमत कर ले कि कोई हुकूमत आए या जाए, लेकिन IMF से जो आपकी डीलिंग हो रही है वो एक हो ताकि वो मामला ना बिगड़े। क्योंकि This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream and Welcome to को जो है एक प्रोग्राम मिल रहा है, तो उसका मकसद यही हुआ कि देखें, एक तो हमारे यहाँ ठीक है ना कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो है आपकी एक इस्टेब्लिशमेंट भी है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुसलसल रहती है। अच्छा, इस बात का जो है कहते हैं ना इजहार वज़ीर आज़म साहब ने भी किया कि जनाब
आर्मी चीफ का क्या किरदार था इस पूरे मतलब चीज़ों को कहते हैं ना कि पॉसिबल बनाने में। तो हमें समझना ये होगा कि यहाँ पर जो है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहेगी, और इसीलिए आप देखें कि 3 हुकूमतों में जब तकसीम हो रहा है, जैसे कि सुहेल साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट उठाया कि जनाब एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसको दूसरी किस्त मिलनी है और तीसरी किस्त जो है वो नई गवर्नमेंट को मिलेगी। तो आप उसमें कंटिन्यूटी देखिएगा, और ये मेरे ख्याल में जो हम लोग हमेशा तनकीद करते रहते हैं, और तनकीद ज़ाहिर है कि जारी भी रहेगी, लेकिन एक कहते हैं कि पॉजिटिव साइन आपको एक जेन्युइन नज़र आया है। और बहुत अरसे के बाद हमारी सियासत में या हमारे मुल्क के जो डिस्कोर्स है नेशनल, उसमें पहले कहते हैं अरसे के बाद दोबारा मईशत को सेंट्रल स्टेज मिला है। वरना हम लोग सिर्फ बात करते थे सियासी महाजराई की, महाजराई तो खैर अब भी जारी है, लेकिन उस महाजराई को पीछे धकेल कर इकोनॉमी के ऊपर जब हम लोग फोकस कर रहे हैं, मतलब नेशनल मीडिया भी कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, हत्ता कि अपोजिशन भी कर रही है, तो ये मैं समझता हूँ खुशाइंद बात हो। ये इस बात की उम्मीद देती है कि स्टैंड बाय आप मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आप एक नए प्रोग्राम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, जो भी अजबत जरूरी है जनाब। बिल्कुल। और सिर्फ ये एक सवाल ये सुहेल साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, ये इस वक्त इंटरेस्ट रेट इस वक्त काफी ज्यादा हाई है, और इस इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट सस्टेन करती है, मार्केट में किस तरह से फिर कारोबार चलता है, फिर हुकूमत के लिए भी मुश्किलात क्रिएट होती हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट अगर इतना ही रहता है तो किस तरह से चीजें आप समझ लें कि नॉर्मलाइज होंगी? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। बज़ाहिर लगता है कि इंटरेस्ट रेट सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की भी तारीख उठा लें और जो श्रीलंका के साथ IMF का एग्रीमेंट हुआ, जब करेंसी में स्टेबिलिटी आती है तो उसके कुछ अरसे के बाद इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो वैसे पाकिस्तान में तो देखें SPI इन्फ्लेशन वीकली है, वो भी गिरना शुरू हो गया है, और जो मंथली इन्फ्लेशन आता है वो 38 से 29% हो गया है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगला महीना और कम होगा। तो बज़ाहिर हमें तो लगता है कि 4 से 6 माह के बाद अगर पॉलिटिकल हालात पुरअमन रहे, अगर तीनों हुकूमतों ने IMF की कंडीशंस को पूरा किया, तो हमें लगता है कि बड़ी तेजी से साल के आखिर में, अगर साल के आखिर में नहीं तो अगले साल के शुरू में, तो सुहेल साहब IPO में कंपनीज और जो गवर्नमेंट है वो पैसा जनरेट कर सकेंगी, आपको लगता है सिचुएशन में? नहीं, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो पैसा जनरेट करना या पैसा कमाना आसान होता है। और जहाँ तक हमने कहा कि बोरोइंग कर सकेगी, देखिए वो तो सरकार तो पॉलिसी रेट पे बोरो करती है। पॉलिसी रेट 15 होगा तो भी सरकार को पैसा मिलेगा, पॉलिसी रेट 35 होगा तो भी सरकार को मिलेगा। मगर पॉलिसी रेट को ज्यादा इसलिए रखा गया है कि करेंसी में और इकोनॉमी में इस्तेकाम आए, और हमें लगता है कि 4-6 महीने के बाद जब वो काफी हद तक इस्तेकाम आ जाएगा तो सेंट्रल बैंक, जिस तरह हमने श्रीलंका में देखा, वो इंटरेस्ट रेट गिराना शुरू कर देगा। अच्छा देखिए, ट्रांसमिशन की खूबी ये होती है और टीवी की खूबी ये होती है कि ब्रेक से पहले जो बात हो गई वो हो गई, और अगर ब्रेक आ गया तो फिर वो बात वहां पर खत्म हो गई। भूल गए तो आपको मैं भूला नहीं हूँ, मेरी अच्छी याददाश्त है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक नया सवाल करें। वो रात की बात गई के बजाय आप ब्रेक गई बात गई, रात गई बात गई के बजाय आप ब्रेक गई बात गई। नया सवाल लेकर आए हम मार्केट में। चले नया सवाल, और साथ में उसामा भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा भाई, आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो, आपको बहुत मुबारकबाद। मईशत की सूरत हाल बेहतर हो रही। अच्छा, मैं भी सुहेल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उनका एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मईशत इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब बताई जा रही थी, इसलिए अब जब उसमें बेहतरी आ रही है तो लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या वो कह रहे हैं कि जनाब ये सच नहीं हो सकता, हालांकि इसका वावेला किया जा रहा था। उसामा भाई क्या कहेंगे? सलमान, वो इसलिए कहा जाता है, देखिए जो बुनियादी चीजें होती हैं किसी मुल्क की तरफ के, वो पाकिस्तान में मौजूद है। ये ऐसा मसला नहीं है कि आपके पास मुल्क में कोई, आप देखिए कि ज़राअत का शोबा नहीं है, यहाँ पर कोई पानी का इस तरह मसला है, या पॉपुलेशन का, या मेहनती लोग नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। आप देखिए हर तरह की यहाँ पर मादनियात अगर देखें आप, और खासतौर पर अगर आप देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपके पास फूड सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप ज़राअत का शोबा कम से कम यह है कि आपको खुराक कहीं से लेने न पड़े, तो आपके पास ट्रेन मैन पावर मौजूद है। वो अलग बात है कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क में अब लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो इस वजह से ये बात की जाती है कि वो इतने हालात खराब नहीं होते। हमें यह कि कुछ अर्सा, कुछ चंद साल हमें एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक हमें अमन-ओ-अमान के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, आइन के लिहाज से, हमें एक कम से कम 5-10 साल हमें एक पता हो कि अच्छा मुल्क में ये आइन में दर्ज है, इसी तरह से चलेगा। जिस तरह भी आमिर ज़िया साहब कह रहे थे कि अब देखिए ना इस तरह के वाकयात होंगे, अभी हम कबायली इलाकों में देख रहे हैं, बरतानिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जी फलां इलाके में पाकिस्तान में जाएं तो ना जाएं, तो ये मामला जो है ना ये होंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। अदरवाइज ये बात बिल्कुल सही है कि आपके पास देखिए एक सरखेज जमीन मौजूद हो तो आप जब काश्त करेंगे तो वो इंशाल्लाह सोना उगलेगी।
मगर मसला ये है कि जब वहां पर लड़ाई हो रही होगी, वहां पर दीगर मसाइल होंगे, आपकी उस पर तवज्जो ही नहीं होगी, तो वो जमीन क्या करेगी? तो ये पाकिस्तान का असल मसला है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं उसामा। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। सोहेल साहब, अभी हम इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद की बात कर रहे थे। मुझे अगर एक मैं इंटरप्ट करूँ, जी बिल्कुल, जी माइंड मत कीजिएगा, गुस्सा में सोहेल साहब को एक सवाल। नहीं, आपने ब्रेक वाली बात की, हमने मैं बदला लूँ, नहीं याद नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं जवाब दे रहा था उसका वो मतलब सोहेल साहब उस पर रोशनी डालें। अच्छा, सोहेल साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट का है ना, कि जाहिर है कि तवक्को ही की जा रही है कि अगर आपको अपना जाहिर है कि हमें अपना कर्जा भी वापस करना है, हमारा पब्लिक डेट बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ा के रखते तो ये भी सूट नहीं करता गवर्नमेंट को। तो लामहला जो इंटरेस्ट रेट में कमी होनी ही चाहिए, ताकि आपका कम से कम जो डोमेस्टिक डेट है उसके अंदर जो आपकी लाइबिलिटीज़ है उस पर कमी आए। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कितने दिनों के अंदर, कितने हफ्तों के अंदर एक रिवीजन होगा कि जो हमने टाइटनिंग की वो रखा हुआ अभी तक गुज़श्ता कई माह से, उसमें तब्दीली आएगी? जी देखें आमिर साहब, जिस तरह सियासत में हम कहते हैं कि कोई भी हल नहीं होता, ट्रेड ऑफ होता है, इस तरह मईशत में भी कोई भी मसले का हल नहीं होता, ट्रेड ऑफ होता है। देखें, ये तो गवर्नमेंट के लिए तो बिल्कुल एक सेकंड का में मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान को 8,000 अरब रुपए सूद में अदा करने हैं, तो पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट 0 कर दे तो मसला हल हो गया। ना IMF की जरूरत है, ना कुछ है, मुल्क में खुशहाली होगी। मगर इकोनॉमिक्स इस तरह नहीं चलती है। इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो सूद कम करे और डिमांड को बढ़ाए और इंपोर्ट को बढ़ाए और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को गिरा दे और करेंसी को 450 कर दे, या ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के डिमांड को कंट्रोल रखे, और जब डिमांड इतनी कंट्रोल हो जाए कि अब लगे कि इंटरेस्ट रेट गिराने, तो फिर गिराए जाते हैं। तो यही सूरत हाल है पाकिस्तान में। वक्त कम है, एक और सीधे सवाल जुड़ा हुआ है समझने के लिए, जो लोग 6 माह के बाद शायद इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाए जब स्टेबिलिटी आ जाए। अच्छा, जो लोग मईशत पे गहरी नजर नहीं रखते सोहेल साहब, मतलब है जो सीख रहे हैं हम जैसे, उनके लिए बड़ा एक सवाल जो आपकी गुफ्तगू से मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या ये नहीं हो सकता कि आप जो है इंटरेस्ट रेट तो कम कर दें लेकिन डिमांड को एकदम बढ़ने मत दें? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ज़ाहिर है कि जब डिमांड बढ़ेगी हमारा ज़ाहिर है कि इंपोर्ट्स बढ़ रही होंगी? आप अगर बैंक से लोन लेंगे, आपको कौन रोक सकता है? आपको तो 23% ही रोक सकता है ना। तो ये हो नहीं सकता कि इंटरेस्ट रेट कम हो और डिमांड ना बढ़े। अब आपके एंकर बैठे हैं, उनको अगर 10% इंटरेस्ट रेट कर दें तो 2 एंकर में से 1 एंकर गाड़ी खरीद लेगा, तो डिमांड बढ़ गई। आज जो महीने में 1 आउटिंग होती है खाने की, वो 4 आउटिंग हो जाएगी। तो ये जो है द ओनली वे टू कंट्रोल इकोनॉमीज आर टू करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट, और ये दोनों चीजें पाकिस्तान ना चाहते हुए भी इस्तेमाल कर रहा है, और हमने देखा है कि ये इवेंचुअली वर्क करता है और पाकिस्तान के केस में भी काम कर रहा है। लेकिन उसी दौरान सर फिर करेंसी रेट का भी तो फिर फर्क आता है ना सर। जैसे आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप आउटिंग ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर आप करेंसी रेट भी तो उसी हिसाब से गिर रहा है ना। बाइंग परचेजिंग पावर, 2 डिमांड कंट्रोल करने का 2 है। अगर आपने करेंसी गिरा दी तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी, इंपोर्ट भी कम हो जाएगी, और अगर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो आपकी लोकल डिमांड भी कम हो जाएगी और इंपोर्टेड डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यही पाकिस्तान का अलमिया था कि हम अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं या अपने जो वसाइल हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे थे, तो उसको कंट्रोल किया गया है। जब ये कंट्रोल हो जाएगा, उस लेवल पे आ जाएगा कि फिर उसको ज़रा सा छूट दे दी जाए, तो फिर वो। लेकिन सोहेल साहब ऐसा होता नहीं है ना। इसको ये समझे ना कि जब भी हमारे यहाँ मतलब है कि कहते हैं इकोनॉमी में बूम आ रहा होता है, तो हम बस साइकिल में इसीलिए जाते हैं कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पैदा हो जाता है। यानी कि हमारी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ जाती हैं, ज़ाहिर है कि लोगों के पास पैसा आता है, जैसे अभी सोहेल साहब फरमा रहे थे, तो लोग धड़ाधड़ जो है मतलब महंगी चीज़ें खरीदते हैं और वो भी इंपोर्टेड खरीदते हैं। एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। बाद औक़ात आपके जैसे इस बार तो जुल्म ये हुआ ना कि आपके रेमिटेंसेस भी गिर गए 13-14%। तो ये तमाम फिर अवामिल फैक्टर्स मिलके जो हैं वो आपको वो कहते हैं ना कि वो डिमांड साइड को फिर आपको कहते हैं कि सप्लाई साइड कंट्रोल पे जाना पड़ता है कि आप उसको ज़रा सा मैनेज करें, टाइटनिंग करें। ठीक है, उसामा गाजी भी बताइएगा। मैं बेसिक सवाल एक इंसान का नॉर्मली ये होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आप उसको बैंक में रख देते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 21-22% इस वक्त चल रहा है, तो फिर उस वक्त आप वो इन्वेस्ट करने के बजाय बैंक में रखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में होती है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस होते हैं, दीगर बिजनेस होते हैं, वो इतने नहीं चल पाते, लेकिन आप वो अमाउंट बैंक में रख देते हैं। यही जिस तरह सोहेल कह रहे थे, अब यही तो मसला है हमारा कि क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई
रिकॉर्ड महंगाई हो गई मुल्क में, तो अब वो पैसा इतना सर्कुलेशन में उसको रोकना एक तरीका ये होता है ना कि आप उसको रोक लें, तो वो जब ये करेंगे तो लोग बैंकों में रखवाएंगे तो सर्कुलेशन पैसा कम होगा, उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। इसी वजह से जिस तरह बता रहे थे दुरुस्त बात है, आप देख रहे हैं, आप कार इंडस्ट्री देख लें वो बैठ गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बैठ रही है, तो इंडस्ट्री को ज़्यादा मसला होगा क्योंकि ज्यादातर लोग तो कारोबार इसी तरह करते हैं कि अच्छा हम कारोबार करना है तो देकर और कुछ चीज जो आपके पास है उसको एक जमानत तौर पर रखकर फिर कारोबार चलेगा तो हम देंगे। अब वो कारोबार के लिए इतना ज्यादा, यानी एक शख्स कम से कम कोई उस पर अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा तो ही वो इस काबिल हो सकेगा कि बैंक को भी दे सकेगा, तो ये मसला है। लेकिन दूसरी तरफ फिर अच्छा वक्त की कमी हो सामा पॉइंट, लेकिन जाहिर है शरह सूद बढ़ाई इसके लिए जाती है कि हुकूमत भी चाहती है, स्टेट बैंक भी यही चाहता है कि लोग खर्च कम करें ताकि डिमांड में और महंगाई में जो है वो दोनों में कमी आ सके। बहुत शुक्रिया आपका। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।